हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आई होप मैंने जो आपको हर रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया है जो आपके आईसीएसई 10th के बोर्ड्स के एग्जाम में आ सकते हैं या आ चुके हैं ऑलरेडी, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। और आज हम एक्सेल फिजिक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। और इन सारे क्वेश्चंस में जो मैंने आपसे डिस्कस किया है ये मर्ज क्वेश्चंस हैं, मतलब हर चैप्टर से कंबाइंडली इसमें क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है ताकि आपका हर एक टॉपिक कवर होता जाए और उसका क्या क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं आंसर्स क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वो भी आपको पता चल जाए, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सेल फिजिक्स 3 का। इसमें पहला सा पार्ट क्या है, श्याम इज ट्राइंग टू बैलेंस अ मीटर रॉड। अब देखिए ये जो मीटर रॉड है हमारा, मीटर रॉड या फिर मीटर रूल कुछ भी बोला जा सकता है, दोनों का लेंथ क्या रहेगा 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर का। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो एक बार हम इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो कभी भी कुछ भी मीटर रॉड दे या मीटर स्केल दे, कुछ भी दे, वो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे मीटर रॉड है हमारे पास, मतलब 100 सेंटीमीटर का, इसको बैलेंस करना है, मतलब ऐसे रहेगा हॉरिजॉन्टल। तो कब रहेगा हॉरिजॉन्टल, जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों इक्वल हो अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए इसने यहाँ पे फिंगर रखा है। जब भी क्वेश्चन में आपको बोले ना कि फिंगर रखा है या सपोर्ट प्रोवाइड किया है या पेंसिल पेन जो भी रखा है, मतलब वही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब देखिए यहां पे हमारे पास 50 ग्राम फोर्स का एक वेट है, एक 200 ग्राम का फोर्स का वेट है, जो कहां कहां से सस्पेंडेड है, एक 40 सेंटीमीटर मार्क से और एक 95 सेंटीमीटर मार्क से। हमें पहले फाइंड क्या करना है देखते हैं। और ये जो हमारा मीटर रूल है, मीटर रॉड है, ऑब्वियसली इसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा, जो कि यहां फिगर में आपको दिख रहा होगा W मार्क किया गया है। और ये कहां से एक्ट करेगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, मतलब 50 सेंटीमीटर मार्क से। जो भी फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप के बॉडीज रहते हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके सेंटर पे ही रहता है। तो जैसा ये थोड़ा 50 सेंटीमीटर मार्क आपको इधर दिख रहा होगा फिगर में, है ना। तो ये 50 सेंटीमीटर मार्क इसके सेंटर पे, जहां से इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फाइंड करना है पहले पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम पहले फाइंड कर लेते हैं सब पार्ट ए में। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट या फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखिए तो कौन कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑब्वियसली ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये 50 ग्राम फोर्स और ये जो वेट है रूलर का, रॉड का जो वेट है, ये दोनों किधर घुमाने का टेंडेंसी रखेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों का समेशन कर लेते हैं हम। अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता होगा, क्या करते हैं हम, फोर्स दैट इज 50 GF इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहाँ 70 सेंटीमीटर मार्क पे, तो 40 और 70 के बीच में कितने का हमारा गैप है, 30 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर, है ना। प्लस इसमें ऐड क्या करेंगे, दूसरा फोर्स है क्या, W, दैट इज वेट ऑफ द रॉड इटसेल्फ। और इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना, देखिए 50 से लेके 70, मतलब 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, जो कि हम ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1500 प्लस 20W ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब देखिए क्लॉकवाइज कितना होगा, क्लॉकवाइज के लिए तो एक ही फोर्स है इधर 200 ग्राम फोर्स का, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन 70 से 95, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, है ना। तो क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए, मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम ये फोर्स का वैल्यू 200 ग्राम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, इतना, मतलब ये आ गया आपका 55,000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए ये हमारा पहला पार्ट हो गया, हमने फाइंड कर लिया। दूसरे पार्ट में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वेट ऑफ द मीटर रॉड। तो वेट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का जो टॉर्क है वो इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये रॉड बैलेंस्ड रहेगा। तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या होगा। इसके पहले आपको लिखना होगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्सेस। तो ये मतलब 1500, ये मैं सब पार्ट बी आपका सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे सब पार्ट बी हमारा यहां पे हो जाएगा। तो 1500 प्लस 20W इक्वल 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, है ना। अब ये देखिए ये 1500 उधर चला जाएगा तो इट विल बी 3500, माइनस हो जाएगा 5000 में से 1500, तो वी आर लेफ्ट विद 20W। और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो W क्या आ जाएगा 350, यहां से 0 0 आपको दिख रहा होगा कैंसिल हो जाएगा, तो 350/2 आ जाएगा ये,
इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको वेट ऑफ द रूल आ जाएगा, दैट विल बी 175 ग्राम फोर्स, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। अब ये तरीका आपने सीख लिया तो ये आप कोई भी रूलर दे, रॉड दे, किसी का भी क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ पुली सिस्टम ऑफ वेलोसिटी रेशियो 4, और फिर इसका मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना, उस पे हम बाद में जाएंगे। अब देखिए, जब भी आपके पास ये पुली का क्वेश्चन है ना, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का क्वेश्चन आया, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना कि एफर्ट का कोई डायरेक्शन दिया है क्या, कि एफर्ट किधर लगाना है, डाउनवर्ड या अपवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। ये चीज अगर आपने समझ लिया तो आपको ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का क्वेश्चन कभी भी दिक्कत नहीं दे सकता है। तो ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में हमने देखा कि एफर्ट का कोई डायरेक्शन दिया है कि नहीं दिया है, तो हम वही डायरेक्शन लेंगे जो हमारे लिए कन्वीनियंट है। कौन सा डायरेक्शन, डाउनवर्ड, मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में। और जब भी एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, तो ये जो वीआर होता है हमारा वेलोसिटी रेशियो, ये पुली के सिस्टम का, ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ पुलीज के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं कि एफर्ट जब डाउनवर्ड हुआ तभी वेलोसिटी रेशियो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पुलीज के इक्वल रहता है। अब यहां से हमें दिख रहा है कि एफर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम किधर लेंगे, डाउनवर्ड। तो वीआर किसके इक्वल, नंबर ऑफ पुलीज के इक्वल। वीआर 4 दिया गया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पुलिस हमारे कितने रहेंगे, 4। अब देखिए 4 है तो 2 ऊपर और 2 नीचे। अगर 5 रहते तो 3 ऊपर और 2 नीचे। इसका रीजन है कि ऊपर हम हमेशा ज्यादा रखते हैं, लोअर ब्लॉक से नंबर में ऊपर वाला जो पुलिस है अपर ब्लॉक में वो ज्यादा रहता है। उसका रीजन क्या है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा किसी वीडियो में। अब देखिए फिलहाल हम इसे सॉल्व करते हैं। तो वीआर हमें पता है 4, तो नंबर ऑफ पुलिस 4 जिसमें 2 ऊपर 2 नीचे। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे फिगर रखा हुआ है, इसको समझते हैं कैसे बनाना होगा। बहुत आसान सा काम है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा फिगर आ गया। इसमें क्या करना है आपको, 2 पुली ऊपर रखना है और 2 पुली नीचे, अपर ब्लॉक में, लोअर ब्लॉक में। और जो हमारा टैकल जो स्ट्रिंग है वो ड्रॉ कहां से स्टार्ट करना है, सबसे ऊपर वाले पुली से हमें जो स्ट्रिंग है ड्रॉ करना स्टार्ट कर लेना है। ऐसे ड्रॉ करते हुए आए हम इस वाले यहां से, इस एंड से, और ड्रॉ करते हुए ले जाना आपको सबसे नीचे वाले में, सबसे नीचे वाले पुली में चले जाना है। मतलब यहां से अपर से लोअर, फिर अब लोअर से फिर एक बार जाएंगे अपर ब्लॉक में, और फिर अपर ब्लॉक से फिर आएंगे लोअर ब्लॉक में। मतलब ऑल्टरनेटिवली चलना है, एक बार अपर ब्लॉक के पुली से, फिर लोअर ब्लॉक के पुली से, फिर अपर ब्लॉक के पुली से जाएंगे, फिर लोअर ब्लॉक के पुली से जाएंगे, और लास्ट में इसको ला के स्ट्रिंग को हमें फंसा देना है। किसमें, आपको यहां पे दिख रहा होगा 2 हुक है, अपर ब्लॉक में भी लोअर ब्लॉक में भी। तो आप किसमें इसको फिक्स करेंगे, सबसे लास्ट में। आपको देख लेना सबसे लास्ट में जिस पुली से होके गया स्ट्रिंग उसके ऑपोजिट वाले हुक में। तो इसके ऑपोजिट ये वाला होके इसमें लाके फंसा दिया। अब देखिए एफर्ट ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये टेंशंस आपको मार्क करना नहीं भूलना है। ये टेंशंस मार्क नहीं अगर आप करेंगे तो मार्क्स कट जाता है इसके लिए भी। तो ये टेंशन आपको दिख रहा होगा, ये टेंशन किसको बैलेंस करेगा, एफर्ट को। एफर्ट हम लगा रहे हैं तो ये स्ट्रिंग भी हम पे फोर्स लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, टेंशन। बाकी ये टेंशन आपको दिख रहा होगा, ये फिलहाल मैं हटा देता हूं ये सब, ये आपने ड्रॉ करना सीख लिया होगा। तो ये टेंशन आपको दिख रहा होगा, टेंशन देखिए किधर है, ये एक टेंशन, दूसरा टेंशन, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो टेंशन है ये तो एफर्ट को बैलेंस कर रहा है। बाकी ये जो 4 टेंशंस हैं ये चारों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, ये लोड को। लोड नीचे एक्ट कर रहा है और इस लोड को बैलेंस करने के लिए कितने टेंशंस लगे, 4 टेंशंस लगे, है ना। तो ऐसे ही हम वीआर फाइंड कर सकते हैं इसका। वैसे वीआर तो इसमें दिया ही हुआ है तो हमें जरूरत नहीं है फाइंड करने का, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें कि फिगर आपको बनाना है। एंड प्लीज एक चीज आप याद रखना, पेंसिल जरूर यूज करना। कोई सा भी रे डायग्राम हो लाइट में या फिर कोई भी आपको फिगर बनाने बोला जाए, पेंसिल यूज करना, नहीं तो कोई मार्क्स नहीं मिलता है इसके लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि इसका वीआर तो दिया हुआ है और इफिशिएंसी दे दिया गया, तो हमें निकालना है एमए। तो देखिए एमए क्या होगा, एमए होता है इफिशिएंसी इंटू वीआर। तो इफिशिएंसी दिया गया है 90% और वीआर भी दिया गया है 4, तो इट विल बी 3.6, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज जो एक्चुअल कंडीशन है, जो प्रैक्टिस में हम लेते हैं जो भी मशीन्स को, रियल लाइफ मशीन्स को, एमए हमेशा वीआर से कम होता है क्योंकि इफिशिएंसी हमेशा 100% से कम ही होगा। अगर आइडियल मशीन का केस हुआ जिसमें इफिशिएंसी 100% होता है तो एमए और वीआर दोनों इक्वल हो जाते हैं उसमें, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज अ रोप वॉकर होल्ड अ लॉन्ग पोल इन हिज हैंड्स, एक्सप्लेन। अब देखिए बहुत आसान सा एक्सप्लेनेशन है इसका। अगर ये जो रोप वॉकर हैं
उनको अगर चलना है तो खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। खुद को बैलेंस रखने के लिए वो लॉन्ग बैम्बू या फिर पोल का यूज करते हैं, जिससे उनके बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोअर डाउन हो जाता है, ऐसे पोजीशन पे आ जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां से वो उनको बैलेंस कर पाना खुद को आसान हो जाता है। नहीं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर लोअर नहीं होता, ऊपर रहता, तो फिर इनका ओवरटर्न कर सकते थे, मतलब किसी भी डायरेक्शन में गिर सकते थे, है ना। तो ये मैंने आपके लिए पहले से लिख रखा है इसका आंसर, ये देखिए, होल्डिंग द पोल lowers the center of gravity and reduces the risk of overturning, as simple as that, है ना। आपको सिर्फ इतना चीज लिखना है, आपको जो भी मार्क्स है इसके लिए वो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज, जो भी आपका आंसर्स मैंने यहाँ लिखा है ना, आप वो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए, अ ट्रक एंड अ कार रनिंग विद द सेम स्पीड। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला है ट्रक कार का या जो भी दो अलग अलग चीजें, तो दोनों के बारे में अलग अलग लिख लेते हैं हम पहले। जैसे हमें क्या क्या गिवन है, सब पार्ट ए का, तो ये ट्रक है हमारा, और ट्रक और कार के बारे में बोला गया कि दोनों का जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो सेम है। तो हम लिख लेते हैं स्पीड क्या है, v। If the ratio of their kinetic energy is 25:12, then what is the ratio of their masses? अब देखिए, मास के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम ऐसे लिखते हैं mt, मास ऑफ ट्रक, और मास ऑफ कार हम एम ऐसे mc या कुछ भी नाम से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक एंड कार हमारा कितना है, ये रेशियो दिया गया है 25:12। तो हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m, तो मास ऑफ ट्रक लेना होगा, और फिर v, तो v तो दोनों में सेम है, तो हम डायरेक्टली v स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। फिर कार के लिए हाफ मास ऑफ कार, और स्पीड तो वही है v स्क्वायर। देखिए, हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, और v भी सेम है, तो v कैंसिल हो गया। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि 25:12 है, तो हमें फाइंड क्या करना था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल है, हाफ हाफ गॉट कैंसल्ड, v गॉट कैंसल्ड, तो वी आर लेफ्ट विथ mt by mc, दैट विल बी इक्वल टू 25:12। ये हमारा रेशियो आ गया मासेस का, एंड लकीली ये हमारा रेशियो सेम आ गया इसके जितना ही। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही है, क्योंकि जो जो डेटा हमारे पास गिवन है वो सारा हमने यहाँ पुट किया है, तब ये चीज आए। तो आप इससे कोई कंक्लूजन मत निकालना कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो रहे वही मास का रहेगा, है ना। ओके, दूसरा चीज क्या है, देखिए, हमसे पूछा जा रहा है सब पार्ट बी में दो एग्जांपल्स देना है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहता है ना। तो पहला एग्जांपल हो जाएगा हमारा फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या होगा, जैसे मैं आपको समझा देता हूं ये एग्जांपल लेके। जैसे यही बॉडी है, यहां पे हमने होल्ड करके रखा है, तो अभी ये रेस्ट पे, इसमें अभी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे, ये नीचे गिरना शुरू होगा और इसका हाइट कम होने लगेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होने लगेगा कम, और ये किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप टोटल एनर्जी निकालें तो टोटल एनर्जी सेम ही रहेगा हर जगह पे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अगर 10 जूल है, तो यहां से गिर के अगर ये यहां आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है 8 जूल हो जाए या 6 जूल हो जाए, तो बाकी का गया कहां, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। तो यहां पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप निकालें तो वो भी 10 ही जूल आएगा, है ना। तो ये ग्राउंड को स्ट्राइक करने के जस्ट पहले तक इसमें एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि ग्राउंड को स्ट्राइक करने पे तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया इसका। और दूसरा हम दे सकते हैं ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, क्योंकि ऑसिलेशन मैं यहां लिख देता हूं पहले, ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम भी हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिंपल पेंडुलम में आपको पता होगा कि एक मीन पोजीशन रहता है और दो एक्सट्रीम्स रहते हैं। तो जब ये एक्सट्रीम पे रहेगा, छोटा सा एक फिगर हम यहां बना के देख लेते हैं, अगर ये अपने एक्सट्रीम पे रहेगा तो इसमें रहेगा पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, मैं बोल सकते हैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगा और काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, क्योंकि ये यहां पे जाएगा तो बहुत कम टाइम के लिए मोमेंटरीली ये रुकेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहां क्या हो जाएगा, जीरो। तो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी गया कहां, चेंज हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यहां एग्जांपल के लिए 10 जूल ले लेते हैं। अब ये जब यहां से नीचे गिरता हुआ यहां से ऐसे आएगा तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा और चेंज होता जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। फाइनली यहां मीन पोजीशन पे आने पे आपको दिख रहा है कि हाइट तो जीरो हो गया, मतलब पूरा पोटेंशियल एनर्जी गया और कहां चला गया, सब चेंज हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगा 10 जूल। और बिल्कुल यही चीज यहां पे फिर से रिपीट होगा, जो जो यहां है वही इस एक्सट्रीम पे होगा।
तो आई होप मैंने जो आपको समझाया इस वीडियो में ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आओ, आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी लोगों से भी इसे शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और उनका आने वाला जो बोर्ड्स का एग्जाम है कुछ मदद हो सके उनका, है ना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।